क्लियर। अली क्या हो गया? ये आप सुन रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं बोला। माइक में। की आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। हेलो। आपकी तो आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपको? अब आ रही है? हेलो, आप बोलिएगा। अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। पहले क्या मेरी आवाज ठीक आ रही थी? आपके पास तो ठीक आ रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी नहीं जा रही थी। ओके चलो ठीक है। बराबर। रेस्पिरेशन। बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये चैप्टर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो आपको बड़ी वाज़ेह क्लियर होंगी। इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी होंगी, वो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे हम। रेस्पिरेशन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन इज़ अ फिनोमेना इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से? एनर्जी रिच organic compounds are broken down into inorganic compounds, inorganic components कह लीजिए, inorganic components, and the energy that is trapped in that organic compound is extracted and stored in the form of ATP. इसको एक और अंदाज से देख लेते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है बेटा जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और ख़ास तौर पर ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और उसको ब्रेक कर लेने के बाद आप जो है वो ग्लूकोज किन से बना होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। तो आप ग्लूकोज को वापस ब्रेक करते हैं अपने कंपोनेंट्स में। ये दोनों जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं एंड दीज कंपोनेंट्स विल। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के जितने बॉन्ड्स हैं हमने जो है वो कुछ पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ है इसका स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज के जितने भी बॉन्ड्स हैं इन तमाम बॉन्ड्स के दरमियान में एनर्जी है। ठीक है, इन बॉन्ड्स को आप तोड़ेंगे जैसे ये हर जगह जहां जहां कॉर्नर है वहां सी है। हेलो। हाँ जी क्या हुआ था? वो गलती से वो बटन दब गया था, वो शाबाश। मोबाइल से अच्छा, होना। ओके ओके। सो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जितने भी कॉर्नर्स हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि दीज आर एक्चुअली कार्बन्स। ठीक है, ये वाला सिवाय इसके ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये तमाम कार्बन जो है इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो जितने भी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं आप इनको ब्रेक करते हैं और इनको ब्रेक करके आप इनसे निकालते हैं एनर्जी। ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी एनर्जी रिच कंपाउंड को ब्रेक करें स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स में, उसके बेसिक कंपोनेंट्स में आप चेंज कर दें। अब ग्लूकोज को आप इससे ज्यादा नहीं ब्रेक कर सकते क्योंकि ग्लूकोज के बेसिक कंपोनेंट्स हैं ही यही, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ग्लूकोज के बेसिक कंपोनेंट्स हैं ही यही, लिहाजा आप इसको इससे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक कर देने के बाद इसमें से जो एनर्जी निकलती है इसके बॉन्ड्स में से उसको आप एटीपी की फॉर्म में ट्रैप कर लेते हैं। अब गौर से सुनिएगा कि जब आप एटीपी के फॉर्म में इसको ट्रैप कर लेते हैं तो यहां पर अब कुछ टाइप्स बनती हैं। सबसे पहली बात ये कि व्हाई डू वी नीड रेस्पिरेशन? व्हाई डू वी नीड रेस्पिरेशन? सॉरी। एनर्जी। बेसिकली इसका यही प्रोसेस है कि हम एनर्जी के लिए हमें जो है
वो ये प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। सो एनर्जी के हिसाब से इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो कि हम किसके जरिए करते हैं, ऑक्सीजन के जरिए करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के जरिए क्या होता है, आपने यही वही रिएक्शन में दोबारा लिखने लगा हूं। आपने ऑक्सीजन को शामिल करके, ऑक्सीजन की हेल्प से आपने क्या किया, ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, लेकिन इसी की एक और टाइप होती है ट्रांसपायरेशन की, जिसको सॉरी रेस्पिरेशन की एक और टाइप होती है जिसको आप कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, अब जरा गौर से सुनिएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये होती है कि जब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो ऑक्सीजन ना हो, ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपका ये जो, आप इसको यूं करें कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां नहीं लिखते, आप यूं लिख लीजिए कि ये एनऑक्सिक एनवायरनमेंट है। एनऑक्सिक का मतलब होता है डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो ऑक्सीजन। ग्लूकोज को आप ब्रेक करें ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक होता है C2H5OH में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने ग्लूकोज को ब्रेक किया, तो एक केस में जब आपके पास ऑक्सीजन थी तो आपने ग्लूकोज को ब्रेक किया, तो ग्लूकोज इतना ब्रेक हो गया कि वो अपने स्मॉलेस्ट कंपाउंड्स में चेंज हो गया, विच आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरे प्रोसेस में आपने ग्लूकोज को ब्रेक करना शुरू किया, लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से, एनऑक्सिक कंडीशन की वजह से, ये जो ग्लूकोज है ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो सका, बल्कि इसके अंदर आपको CH बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। याद रखिए, एरोबिक और एनारोबिक में सबसे बड़ा फर्क ही ये है, एरोबिक एंड एनारोबिक। और कीजिए, एनर्जी दोनों से मिलती है। मैं अभी वही बताने लगा हूं, एक मिनट रुकिएगा। एरोबिक में क्या है, एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन। दूसरा, एरोबिक में ऑल CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है मोर एनर्जी, इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन विच मीन्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड्स और लेस एनर्जी। अब ये जो एनारोबिक और एरोबिक हैं, इनमें एक और मैं आपको फर्क बताता हूं। जो एरोबिक होती है ना, इसको आप कहते हैं कि इसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ब्रेकडाउन ही है। ऑक्सीडेशन बेसिकली हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। और एनारोबिक में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिमूव नहीं होते, सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं होते, तो आप क्या कहते हैं, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इसमें सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुए। गौर कीजिए इस रिएक्शन में, इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं। ये ग्लूकोज था, इसमें से आपने सारे हाइड्रोजन निकाल दिए हैं। ठीक है, और उसका वाटर बना दिया, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। ये ग्लूकोज था, इसमें से आपने हाइड्रोजन निकालने की कोशिश की लेकिन सारे नहीं निकले, सारे हाइड्रोजन नहीं निकल सके, लिहाजा ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। ठीक है, सो दिस इज वी नेम दीज एज एनारोबिक रेस्पिरेशन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक और बात आपको बताता हूँ कि एक होती है एरोबिक, वो तो ठीक है, दूसरे का नाम आपने अभी पढ़ा एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक में एक और फर्क है कि एनारोबिक को एक और नाम देते हैं आप फर्मेंटेशन का। एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं, और ये खास तौर पर यीस्ट में होती है, खास तौर पर यीस्ट में होती है। यीस्ट जो है वो ग्लूकोज को या स्टार्च को ब्रेक करता है और उससे क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। आज तक बहुत बड़े पैमाने पर जो अल्कोहल बन रही है वो इसी जरिए से बन रही है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं, यीस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलने देते। जब यीस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर यीस्ट बगैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बगैर ऑक्सीजन के ब्रेक करना एनारोबिक या फर्मेंटेशन कहलाएगा, और उसके जरिए आप क्या बनाते हैं, अल्कोहल।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन उसकी करवाते हैं। सम टाइम ये होता है कि जैसे अगर बैक्टीरिया है, अभी मैंने क्या बात की, यीस्ट है, अगर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कर रहे हैं, अगर बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहे हैं फर्मेंटेशन, तो क्या होगा, तो ये होगा C6H12O6। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो बन जाएगी, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया अल्कोहल नहीं बनाएंगे, बल्कि बैक्टीरिया एक और कंपाउंड बनाते हैं जिस फर्मेंटेशन की वजह से ही समझ मिला कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ही चीज है, समझ आई? हाँ जी, ठीक है, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, सम टाइम ये होता है कि जब जब फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया करते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक कंपाउंड जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड C3H6O3। गौर कीजिए, क्या अभी भी इस कंपाउंड में हाइड्रोजन्स हैं? हाँ जी, है। इसका मतलब है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो इनकम्प्लीट है। जब तक आपने कार्बन वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन नहीं निकाले, वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, वो कंप्लीट नहीं हो सकती। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दोबारा देखिए, आपने क्या किया है, जब आपने कार्बन वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन निकालना शुरू किए, तो ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन निकाले, तो ये देखिए कार्बन बिल्कुल अलग हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं रह गया, वो कंप्लीट है। ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। ठीक है। सो ये बैक्टीरिया में भी होती है। ठीक है। इसको आप कहते हैं लैक्टिक एसिड, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड बना है ना, इसको लैक्टिक एसिड कहा जाता है। यहां पर C2H5O6 है, C2H5OH है। ठीक है। तो C2H5OH जो है वो अल्कोहल है। ये जो C3H6O3 है ये लैक्टिक एसिड है। ठीक है। इस फिनोमिना को आप कहते हैं, जिसमें एंड पे लैक्टिक एसिड बनता है, उसको आप कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और वो फर्मेंटेशन जिसमें एंड पे अल्कोहल बनती है, उसको आप कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में भी होती है। पहले मुझे बताइए, यहां तक समझ आया एरोबिक एनारोबिक? हाँ जी, समझ आ गया। तो क्या एनारोबिक नाम का है, ये होती कहाँ जी, पे, दोनों एक ही जगह पे होती दोनों एक जगह पर भी हो सकती हैं और दोनों डिफरेंट जगह पर भी हो सकती है। जैसे बहुत से बैक्टीरिया एरोबिक करते ही नहीं है, और बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एनारोबिक कर ही नहीं सकते, ऑक्सीजन के बगैर रह ही नहीं सकते। बहुत से बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे, उन्होंने करनी ही एनारोबिक है। ठीक है। और बहुत से ऐसे हैं जो करते ही एरोबिक है, ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो मर जाएंगे। ठीक है। तो इसी वजह से हमें ऑक्सीजन बहुत से ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। और बहुत से ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मना होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन कर सकते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर स्ट्रिक्टली एनॉक्सिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन एब्सेंट होनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें दोनों काम होते हैं, जैसे ये यीस्ट है ना, यीस्ट एक लिहाज से दोनों काम कर सकता है, ये एरोबिक भी कर सकता है और एनारोबिक भी कर सकता है। तो दोनों काम हो सकते हैं यीस्ट में। यहां से फिर आप देखते हैं कि ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो दोनों कर सकते हैं, कुछ सिर्फ एरोबिक कर सकते हैं, ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाए तो वो नहीं जिंदा रह सकते, कुछ सिर्फ एनारोबिक कर सकते हैं, ऑक्सीजन आ जाएगी तो वो मर जाएंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए तभी वो सरवाइव करेंगे। ठीक है। सो दिस इज एरोबिक एनारोबिक डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद अब मजीद थोड़ा सा और गुफ्तगू कर लेते हैं। मैंने भी आपको कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन अपने एंड प्रोडक्ट से पहचानी जाती है। अगर तो फर्मेंटेशन के एंड पे अल्कोहल बन रही है तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, और अगर फर्मेंटेशन के एंड पे लैक्टिक एसिड बन रहा है तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में भी होती है। कब होती है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, किसी भी तरह की है। एक्सरसाइज, जैसे आप भाग मसल रहे हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं अभी ये क्लियर करता हूँ सारा। देखिए, एक्सरसाइज जब आप करते हैं, जब आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है कि इट इज अ हैवीली, इट इज एक्सट्रीमली, यू में से एक्सपेंसिव, मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है इन रिगार्ड ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब दोबारा एक बात पे वापस आते हैं। बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में बनेगी?
एरोबिक में या एनारोबिक में? एरोबिक में। एरोबिक में, ठीक है। एरोबिक में लार्ज अमाउंट की एनर्जी बनेगी, लेकिन एरोबिक में साथ क्या कंडीशन है? ऑक्सीजन साथ साथ होनी ऑक्सीजन होनी। चाहिए, लाजमी है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका एक्सरसाइज के दौरान आपकी हार्ट बीट जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, आपका ब्लड फ्लो जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। हार्ट बीट और ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होता है तो ये किस पर्पस के लिए इंक्रीज होता है? दो पर्पसेस होते हैं। सबसे पहले, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कैसे? गौर कीजिएगा, आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो आपको चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रेस्पिरेशन के एंड पे क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी रिमूव्ड, अदरवाइज क्या होता है कि आप की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है और आपकी बॉडी उस कार्बन डाइ ब्रेन खास तौर पर उस कार्बन डाइऑक्साइड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखिए, जब भी आपका सांस फूलेगा, जब भी आप जो है वो ब्लड प्रेशर तेज होगा, जब ब्लड फ्लो तेज होगा, जब भी हार्ट बीट तेज होगी, उसमें बहुत ज्यादा काउंट ये होता है कि सम टाइम ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। ब्रेन हरगिज हरगिज कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं करता, लिहाजा वो फौरी तौर पे हार्ट को ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है कि फौरी तौर पे हार्ट बीट तेज करो। लिहाजा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा आ रही है। तो आप इसको रिमूव करने के लिए आप अपनी हार्ट बीट भी बढ़ा देते हैं और आप अपना ब्लड फ्लो भी बढ़ा देते हैं, बट it has a limit. Both of these factors have the limit. Blood flow as well as heartbeat have limits. एक खास हद से ज्यादा ना ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सकता है, ना हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि द ऑक्सीजन सप्लाई becomes diminished after a certain limit. एक खास टाइम के बाद जाके ये ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। अब ये जो ऑक्सीजन सप्लाई एक खास लिमिट पे जाके रिड्यूस हो जाती है, वो इस वजह से कि आपका ना ब्लड फ्लो उसको कोप अप कर सक रहा है और ना ही हार्ट बीट उसको कोप अप कर सक रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक दफा हार्ट बीट करेंगे और ब्लड सप्लाई देना शुरू करेंगे तो एक टाइम आएगा कि ये दोनों फेल हो जाएंगे, एक लिमिट जो है वो कम हो जाएगी, और जब दोनों जो है वो कंप्लीट उसको कोप अप नहीं कर सकेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहां आपके मसल्स में जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा? एनॉक्सिक। और एनॉक्सिक एनवायरनमेंट में आपके मसल्स में जो रेस्पिरेशन होती है वो कौन सी शुरू हो जाती है? C3H6O3, जिसमें साथ जो है वो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बनती। लेकिन अब ये क्या बना? अल्कोहल। ये बना है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बन गया है। यानी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो बैक्टीरिया में होती है, वो हमारे मसल्स में भी होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में भी होती है। जब हमारे मसल को एनऑक्सिक कंडीशंस मिले, जब हमारे मसल्स को पूरे तरीके से ऑक्सीजन ना मिले, तो मसल एनर्जी लेने के लिए फौरन किधर शिफ्ट कर जाते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ना, इसमें जब बनता है ना लैक्टिक एसिड, तो ये हमें फैटीग कॉज करता है, खलियां पड़ जाती हैं, थकन। फटीग को आप आम अल्फाज में क्या कहते हैं? थकन। तो हमें थकन हो जाती है, फटीग हो जाती है, और इस सूरत में फिर क्या होता है कि आपका जो है वो आपको खलियां पड़ती हैं, ठीक है। तो अब ये लैक्टिक एसिड बन गया। ये लैक्टिक एसिड जो है ये मसल में स्टोर हो गया, स्टोर्ड इन मसल्स। लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं तो सारी फटीग गायब हो जाती है। कैसे? आपका जो ब्लड फ्लो होता है ये इस मसल्स में से लैक्टिक एसिड को निकालता है और कहाँ ले जाता है? लिवर में। लिवर इस सारे लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी आप बेशक थक जाएं, आपकी बहुत सी एनर्जी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो लैक्टिक एसिड को वापस ग्लूकोज में चेंज कर देता है। दैट इज वाई आपकी खलियां जो हैं वो खत्म होती हैं, वरना खलियां खत्म नहीं हो सकती। जी बेटा, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ।
अच्छा, उस पर लिखा हुआ है कि क्या नाम है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से 16 टाइम्स ज्यादा एनर्जी हम्म प्रोड्यूस करती है, तो हम्म सही है। जी, ये सही बात है। ये सही बात है। उसकी वजह ये है कि अगर आप बात करें ना ह्यूमन की आप बात करते हैं, तो ह्यूमन में एरोबिक रेस्पिरेशन जो जब होती है, तो उसमें जो टोटल एटीपी बनते हैं वो 32 बनते हैं। लेकिन जब ह्यूमन में एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात आती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूमन में जो एटीपी बनते हैं वो 2 एटीपी बनते हैं। तो ये 16 × 2, ह्यूमन में ये 32, ये सॉरी 16 टाइम्स जो है वो ज्यादा होता है। तो एनारोबिक यानी जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, उसमें आप जो है वो हिसाब लगा लीजिए कितनी कम एनर्जी बनती है। अच्छा, अब यहां पर एक बात आपको और बताता हूँ। इस बात को अपने जहन में क्लियर रखिएगा कि फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स हैं। ठीक है। एक का एंड प्रोडक्ट अल्कोहल है, इस वजह से उसको अल्कोहलिक कहते हैं। और एक का एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, इस वजह से उसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा, लेकिन एक और भी रेस्पिरेशन होती है, वो कौन सी होती है? जो एटीपी बनाती है। नहीं 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 नहीं, एटीपी वाली तो आपने पढ़ ली। एक रेस्पिरेशन को हम मिस्टेकनली अपनी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ब्रीदिंग। उसको भी हम सम टाइम रेस्पिरेशन कह रहे होते हैं। बेसिकली वो ब्रीदिंग है, वो रेस्पिरेशन नहीं है, उसमें गैशियस एक्सचेंज होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर कि ये जो ब्रीदिंग है इसमें होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप जरा रेस्पिरेशन पे आइए। आपके सामने एक बैक्टीरियल सेल है। क्या बैक्टीरियल सेल जो है, वो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है? मल्टी सेल। बैक्टीरिया हमेशा यूनिसेलुलर होता है बेटा, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होता है, इसका मतलब है कि इसकी बॉडी में इसका जो सेल होता है, इसमें कहीं से भी ऑक्सीजन एंटर हो सकती है। यानी इसके अंदर कौन सा एरिया ज्यादा है? एक्सचेंज के लिए एरिया ज्यादा है। एक्सचेंज वाले एरिया को क्या कहते थे, कुछ याद है? किस में, मतलब कि लाइक प्लांट में तो स्टोमेटा कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्सचेंज वाले एरिया के लिए कॉमन वर्ड यूज होता है अच्छा, सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्योंकि यूनिसेलुलर होता है ना, लिहाजा बैक्टीरिया के पास एक्सचेंज का चांस बहुत ज्यादा होता है। वो आराम से एक्सचेंज कर लेता है, उसको ब्रीदिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बैक्टीरिया डज नॉट नीड टू ब्रीथ। बैक्टीरिया डू नॉट नीड टू ब्रीथ। दे जस्ट एक्सचेंज द ऑक्सीजन विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। रेस्पिरेशन कर लेते हैं वो। उनके रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीजें हैं। फॉर बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर सेम, ठीक है। अब यहां पर ये बात तो हो गई, बट अगली बात पर आइए कि अब बाकी का क्या करेंगे आप, बाकी ऑर्गेनिज्म का। अब हम अब अगर ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन जो है, उसके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो एक्सचेंज कर सके। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ह्यूमन की पूरी बॉडी कभी भी एक्सचेंज नहीं कर सकती। ह्यूमन का ह्यूमन का सरफेस एरिया बैक्टीरिया से कम है। अगर देखा जाए ना, तो ह्यूमन का सरफेस एरिया बैक्टीरिया से कम है, क्योंकि ह्यूमन अपनी बॉडी में कहीं से और एक्सचेंज नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर ऑर्गन उसको जो है वो डेडिकेट करना पड़ता है, ताकि वो गैसेस को एक्सचेंज कर सके, ठीक है। और वो पर्टिकुलर एरिया कौन सा होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, थ्रू द नोज एंड देन इनटू द लंग्स। ये इस तरीके से जो है वो इसमें होता है। तो ऐसा जब एक ऑर्गन डेडिकेट हो जाता है ना, जब एक डेडिकेटेड ऑर्गन आ जाता है, तो क्या होता है कि इस डेडिकेटेड ऑर्गन के आ जाने के बाद आपके अंदर कौन सा फिनोमिना आ जाता है, ब्रीदिंग का।
क्योंकि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं। रेस्पिरेशन है जिसमें ब्रेकडाउन होती है, लेकिन ब्रीदिंग क्या है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रीदिंग है, ये गैशियस एक्सचेंज है। दोनों में बड़ा फर्क है बेटा। ये जो फिनोमेना इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज ब्रीदिंग। और वो जो आप ऊपर पढ़ के आए हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक, वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये इन दोनों फिनोमेना में बड़ा फर्क है। जी बेटा, फिर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा, जो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के कौन से पार्ट्स में होती है? बहुत अच्छा, ये अब यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये सेल के कौन से पार्ट्स में होती हैं। हम इसको जरा बना लेते हैं। एक सेल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ जनरल सेल। ठीक है, आपके पास जो है वो आती है, यहाँ से ग्लूकोज इसमें एंटर होता है सेल के अंदर। ठीक है, जब ग्लूकोज सेल में एंटर होता है तो ग्लूकोज जो है उसको ब्रेक करना शुरू किया जाता है। एक खास हद तक ब्रेक करने के बाद आप उस ग्लूकोज को कहाँ भेज देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब ग्लूकोज यहां से यहां तक जो ब्रेक हुआ है ना, इसमें ऑक्सिक एनवायरनमेंट हो या एनऑक्सिक हो, एक ही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया से पहले पहले जितना ग्लूकोज ब्रेक होगा, वो इन्वायरमेंट ऑक्सीजेनिक हो या एनऑक्सिक इन्वायरमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लूकोज ने ब्रेक होना ही होना है। लेकिन अगर आपने ग्लूकोज को एंटर करना है माइटोकॉन्ड्रिया में, देन यू वुड बी नीडिंग ऑक्सीजन। यानी इसका मतलब है कि जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन सिर्फ किस में हो सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर तो ऑक्सीजन है तो जो रिमेनिंग ग्लूकोज होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कौन सा एनवायरनमेंट है? एनऑक्सिक है, तो एनऑक्सिक के केस में आप आगे नहीं जा सकते। एनऑक्सिक के केस में आपको साइटोप्लाज्म में ही क्या करनी पड़ेगी? फर्मेंटेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है, और जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जी, क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, क्लियर हो गया। देख लीजिएगा, प्रॉब्लम आ रहा है तो। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की गैशियस एक्सचेंज दिखाए हुए हैं ह्यूमन के, फिश के। ठीक है, फिश जो है वो गिल्स के जरिए रेस्पायर करती हैं। फिश का फिनोमेना भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, गौर कीजिएगा। फिश आम तौर पर जो है वो वाटर इनटेक करती हैं, और वाटर इनटेक करने के बाद उनके माउथ के अंदर से वाटर आता है और इन गिल्स से बाहर निकल जाता है। फिश के पास जो वाटर होता है ना, फॉर एग्जांपल ये सी वाटर है। अब ये जो फिश के पास सी वाटर होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन ट्रैप्ड होती है। 1 2 3 4 5, ये ऑक्सीजन है। आम तौर पर हमारे जहनों में ये आता है कि जो फिश होती हैं वो वाटर को ब्रेक करती हैं, उसके हाइड्रोजन अलहदा कर देती हैं, उससे ऑक्सीजन बना के फिर ब्रीथ करती हैं। दिस इज रॉन्ग। फिश कैन नॉट ब्रेक द वाटर। अगर फिश वाटर को ब्रेक कर सकती होती तो आज इस जमीन पर समंदर का नामो निशान भी ना होता। इसका मतलब ये है कि फिश जो है, दे कैन नॉट ब्रेक वाटर, बट दे दे ब्रीद विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन आपके सामने नजर आ रही है ना बेटा आपको, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये वाटर में डिजॉल्व्ड हैं, और जब ये फिश पानी पीती हैं तो उसके बाद ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गिल्स में आके एक्सचेंज हो जाती है। तो गौर कीजिए, यहां से आता है ब्लड। अब ब्लड यहाँ से आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ब्लड यहाँ से आ रहा है और इधर से वाटर आ रहा है और उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो ऑक्सीजन किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी? वो ऑक्सीजन ब्लड को दे दी जाएगी। सो दिस इज व्हाई फिश कैन नॉट ब्रेक द वाटर, इंस्टेड दे गेट द ऑक्सीजन इनसाइड देयर बॉडी
बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसके जरिए ही ये जो है वो अपना वो करती हैं, उसको अपनी ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को। पानी को ब्रेक नहीं करती, बाहर आके सांस नहीं लेती, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को जो है वो अब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन कुछ फिश ऐसी हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो रहते तो पानी में, लेकिन वो पानी में रहकर ये काम नहीं कर सकते। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो है वेल्स और डॉल्फिन्स, ठीक है। जो वेल्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये इनमें लंग्स होते हैं, वेल्स में लंग्स होते हैं। अब वेल्स जो हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि आपने कभी देखा होगा वेल जब पानी की सरफेस पर आती है तो क्या करती है, एक जोर से फवारा उछालती है। वो असल में जब पानी की सरफेस पर आती है तो जो उसने सांस लिया होता है ना उसको जोर से छोड़ती है, तो वो फवारा बनता है। फिर वो दोबारा सांस लेती है और एक गहरा सांस लेके उसके, हमारे घर, हमारे 2 कमरों जितने बड़े तो उसके लंग्स होते हैं, तो वो एक बहुत गहरा सांस लेती है और चली जाती है, ठीक है। वो पानी के अंदर जाती है और पानी के अंदर जाकर उसके बाद जो है वो काफी देर वहां पर रह लेती है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें डिफरेंट तरीके होते हैं गैशियस एक्सचेंज के, ब्रीदिंग के, ठीक है। ये जो आम फिश होती है, सॉरी, वेल का एवरेज टाइम कितना होता है, मतलब सांस लेने के बाद? बहुत देर। वेल तकरीबन जो है वो एक दफा सांस लेने के बाद तकरीबन तकरीबन 12 घंटे जो है वो पानी के नीचे रह सकती है, काफी काफी देर तक पानी के अंदर रह लेती है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये लोकेशंस याद रखिएगा एरोबिक और एनारोबिक की ना। अब यहाँ पर 2 तरह के फिश अब मैं यहाँ बनाने लगा हूँ। एक ये फिश है जो कि हम आमतौर पर खाते हैं। इनका जो माउथ होता है वो बिल्कुल एंड पे, यहाँ पर इनका माउथ होता है, ठीक है। और इस जगह पर इनके जो है वो गिल्स होते हैं, यहाँ पर इनके गिल्स होते हैं। ये वाटर इनटेक करती हैं और वाटर इनटेक करने के बाद जो वो वही वाटर होता है वो इनके गिल्स से बाहर आ जाता है और यहाँ पर इस पॉइंट पर गैशियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज होती है। दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरी फिश जो है वो कौन सी थी, वो है शार्क। जो शार्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट शेप की होती है और इसकी जो शेप होती है आमतौर पर वो उसमें इस तरह से गिल्स इस तरह होते हैं, 3-4 गिल्स होते हैं। और शार्क, बहुत सी शार्क होती है जो आमतौर पर वाटर इनटेक नहीं करती, बल्कि डायरेक्ट गिल्स में पानी जाता है और वहीं से वापस आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, डायरेक्ट गिल्स में पानी जाके वापस आ जाता है, यहाँ एक्सचेंज हो जाता है। सो ये जो शार्क होती है इसके अंदर वो नहीं होते। फिर तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो थी वेल, ठीक है। अब वेल जो होती है उसके बारे में आपको पता है कि वेल एक्चुअली फिश नहीं है। ये अब मैं आपको वेल इस वक्त सिर्फ सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ओनली रीजन ऑफ टेलिंग यू अबाउट द वेल बिकॉज इट इज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहती है। वरना वेल जो है इट हैज नथिंग टू डू विद द फिश। It is just like this. It has no gills. No gills. फ्लैपर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जहाज के परों के साइज के फ्लैपर्स होते हैं इनके, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो इस इन जगहों पर प्रॉपर आईज वगैरह होती हैं, बड़ा जबरदस्त। अब देखिए जब मेरी इस रफ सी डायग्राम है ये वैसे लग ही जहाज रहा है, ठीक है। सो एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ख़ास तौर पे जो किलर वेल्स होती हैं वो असल में डॉल्फिन्स होती हैं वैसे तो, लेकिन ये जो किलर वेल्स होती हैं ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के शिकारी भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं दीज हैव लंग्स बिकॉज दीज आर नॉट फिश, दीज आर मैमल्स। मैमल्स और फिश में बहुत फर्क है। ये 2 फिश हैं, इनके अंदर जो है वो गिल्स होते हैं, इनमें लंग्स नहीं होते। मैमल्स में लंग्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डॉल्फिन में और भी लंग्स, ऑर्गेनिज्म यहाँ, सॉरी, डॉल्फिन में लंग्स होता है? डॉल्फिन में भी लंग्स है। डॉल्फिन मैमल है, डॉल्फिन इज नॉट अ फिश, ठीक है। डॉल्फिन भी मैमल है तो उसमें भी लंग्स होते हैं। एम्फीबियंस यहाँ लिखा हुआ है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में भी जो है वो लंग्स होते हैं। रेप्टाइल्स कंटेन लंग्स।
तो लंग्स बिल्कुल डिफरेंट चीज हैं और गिल्स बिल्कुल डिफरेंट चीज हैं। फिश ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो ह्यूमन के थोड़ा सा एक ओवरव्यू जरूर लेंगे हम यहाँ पर कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हाउ डज इट लुक लाइक। इसमें जो है वो हम यहाँ तक हम कहते हैं कि ये जो है वो माउथ कैविटी है। यहाँ पर जो है वो आपके लोअर माउथ है, लोअर माउथ। और यहाँ से ऊपर अगर आप देखें तो इस जगह पर जो है वो, इस जगह पर दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट आ जाता है। उसके बाद जो मेनली आपका जो एंटर होता है एयर का, वो बेसिकली कहाँ से होता है, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स से अंदर की तरफ आता है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का टर्न आता है। और वो क्या है, वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पर जो है वो, इस जगह पर ये मौजूद होती है एसोफेगस। यहाँ एसोफेगस मौजूद होती है। और यहाँ पीछे छुप के वो चीज़ मौजूद होती है जिसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं ट्रेकिया। इस जगह पर ट्रेकिया मौजूद होती है। एंड दिस ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू bronchi. These bronchi are actually road to the lungs. एक फेफड़ा इधर होता है एंड देन देयर इज अनदर। ठीक है। तो यहाँ से जो है एयर वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होती हुई यहाँ से अंदर जाती है। एयर कैन नॉट एंटर इनटू द एसोफेगस। अब ये जो पोर्शन है, इसको अब अगर हम यहाँ पर एनलार्ज करते हैं, पहले यहाँ थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं, चलें बाद में करते हैं इसकी लेबलिंग। सिर्फ इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं, दीज आर लंग्स। यहाँ पे मैं ज़रा इसको बड़ा सारा बनाता हूँ। बेटा ये जो पोर्शन है इसमें, ये जो ओपनिंग है इसको आप कहते हैं ग्लोटिस। इसको आप ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस के बिल्कुल नीचे आपके पास दो कार्टिलेजिनस बैंड्स होते हैं। दो कार्टिलेजिनस बैंड्स होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, जहां से आप बोलते हैं। बेसिकली इनको आप कहते हैं वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड्स, जहां से आप बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि ये थोड़ी सी, ये जो आपके सामने ग्लोटिस शुरू हुआ था, ये नाली थोड़ी सी और डीप इनसाइड योर बॉडी जाती है। एंड इट हैज सम अ फ्यू कर्व्स, कार्टिलेज की बनी हुई होती है और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कर्व्स होते हैं। एंड दीज कर्व्स आर सी शेप्ड कर्व्स टू प्रोटेक्ट द दिस ट्रेकिया फ्रॉम बेंडिंग और फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग। सी शेप कर्व होते हैं। और उसके बाद फिर ये दोनों जो हैं, ये जो पूरी नाली होती है बड़ी सारी, ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। सो दिस रीजन इज नोन एज ट्रेकिया। दिस रीजन इज नोन एज ट्रेकिया। ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी में देखें तो इस ग्लोटिस के बिल्कुल ऊपर एक और ऑर्गन होता है। ये आपका जो है वो बॉडी है, ये। और यहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिसको आप कहते हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस होता है। और जब आप निवाला अंदर लेकर जाते हैं तो ये एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस के ऊपर आ जाता है, ताकि ग्लोटिस के अंदर या सांस की नाली में कोई निवाला ना जाए। तो ये ऊपर आ जाता है, ऐसे ऊपर आ जाता है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और देर इज नो चांस ऑफ एनी बोलस until you make a mistake. There is no chance of any bolus to enter into the glottis। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एपिग्लोटिस मौजूद होता है कार्टिलेज का। उसके बाद आ जाइए जी, ये जो दो डक्ट्स मैंने आपको यहाँ डिवीजन दिखाई हैं, दीज बोथ डक्ट्स आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर इकट्ठे मेंशन करूं तो इनको आप कहते हैं ब्रोंकाई।
और ब्रोंकाई जो है, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ह्यूज balloons of our body, and these balloons are known as lungs. होता क्या है कि ये ब्रोंकाई जो हैं ये डिवाइड होते हैं और उसके बाद ये हमारे ये जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में आके ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। इनको फिर आप ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। बहुत छोटी छोटी नालियों में मजीद डिवाइड होते हैं ये। इस तरह से, ठीक है। तो ये जितनी छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो रहे हैं इनको आप ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये एंड पे जाके, बिल्कुल आखिर में जाकर, ये सारे ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये छोटे छोटे बैलून्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कि बहुत ही बारीक होते हैं। जहां पर एक्चुअली एक्सचेंज होता है, इनको आप क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, एल्वियोलस, या प्लूरल इसका क्या होता है? एल्वियोलाई। ठीक है। बेसिकली दिस इज द साइट फॉर गैस एक्सचेंज। यहां पर एक्सचेंज होनी है गैस की। अब देखिए, ह्यूमन की पूरी बॉडी के अंदर कोई जगह और नहीं है जहां एक्सचेंज हो सके। लंग्स के इतनी अंदर जाकर जो है वो होते हैं एल्वियोलाई होते हैं, और यहाँ पर जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। ठीक है। यहाँ आके गैसेस का एक्सचेंज होता है, और जो वो एक्सचेंज कुछ इस तरह से होता है कि जो एनर्जी, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ऑक्सीजन होती है, ओ सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हवाले कर देता है एल्वियोलाई के, और ये वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पहुंचा देती है? एयर में। जो सांस लेने के जरिए ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आई होती है, वो ऑक्सीजन किसके पास चली जाती है? ब्लड के पास, एब्जॉर्ब होकर ब्लड के पास चली जाती है। ठीक है। सो दिस इज अ मेयर ग्लिम्प्स। यहाँ पर कुछ और फिनोमिना, शायद swallowing का भी फिनोमिना मौजूद हो, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। मसल्स भी दिखाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है। उसके अलावा जो है वो एल्वियोलाई के क्लस्टर, हाँ ये मैंने आपको बताने थे कि जो एल्वियोलाई होते हैं ना उनका ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ आपको बनाकर दिखाया ना, ये 3 एल्वियोलाई हैं। ये एक ही ब्रांच पर हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये एक दरख्त का स्टेम है और उसके ऊपर 3 ब्रांचेस हैं। जब एक ही ब्रांच पे कई एल्वियोलाई हों तो इसको आप कहते हैं एयर सैक। ये एयर सैक है, हवा का थैला। ठीक है। जब एक ही ब्रांच पे काफी ज्यादा एल्वियोलाई है, तो सबसे छोटा यूनिट जो लंग्स का पॉसिबल है वो एल्वियोलाई है, एल्वियोलस है। और उन एल्वियोलाई का गुच्छा एयर सैक कहलाता है। ठीक है। तो ये एयर सैक जो है वो भी आखिरी आपने पढ़ा। फिर एक और चीज भी इनके इर्द गिर्द होती है, इनमें जितने भी होते हैं उनमें जो लंग्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन डबल होती है, और इस डबल मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जिसको आप कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के फ्लूइड होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये प्लूरल है, ये असल में प्लूरल मेम्ब्रेन है, और जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। यहां पर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ये सारा फ्लूइड है, और ये हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से ब्रेक करता है, प्लूरल फ्लूइड। ये बेटा क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। ओके। लेकिन ये कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई के लिए इंशाल्लाह देखेंगे बाद में। इन्होंने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का फिनोमेना दिया हुआ है, आफ्टर दैट गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है। जी बेटा, कुछ सवाल? अ,